हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें हम बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ जिस कैटलिस्ट की हम लोग बात करेंगे वो कैटलिस्ट होगा आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि कैटलिटिक एक्टिविटी को या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए हमें दो तीन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। मींस कैटलिस्ट कितना अफेक्टिव है किसी रिएक्शन के अंदर, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। देखो स्टूडेंट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है कि इट इज द एबिलिटी। यहां पॉइंट्स बना के लिखते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं पॉइंट्स बना के। फर्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा? इट इज द ability of catalyst to enhance the rate of a chemical reaction। एक्टिविटी क्या है कि कैटलिस्ट कितना एक्टिव है, कि वो कितना किसी रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता है, एनहेंस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। सेकंड पॉइंट कि जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट है, सेकंड पॉइंट, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द chemisorption to a large extent। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो वो केमिसॉर्प्शन के लिए काम करते हैं, मींस केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए काम करते हैं। तो जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट है वो डिपेंड करती है केमिसॉर्प्शन कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितना लार्ज एक्सटेंट पे केमिसॉर्प्शन हो रहा है। केमिसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट एडजॉर्ब हुए हैं उनके बीच में कितना स्ट्रांगली रिएक्शन हो रही है या कितना स्ट्रांगली वो पार्ट एडजॉर्ब हो रहा है। इसके बाद अब यहां कुछ कंडीशन है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि द रिएक्टेंट्स मस्ट get adsorb reasonably strong on the surface of catalyst। यहां ये क्या कह रहा है कि कोई कैटलिस्ट हमारे पास है, उसके ऊपर जो रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे वो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होनी चाहिए। रीजनेबली स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन तो ये कि कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट का एडजॉर्ब होना जरूरी है और वो कुछ रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रीजनेबली स्ट्रॉन्ग में क्या बातें आ गई कि ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होना चाहिए, एडजॉर्ब होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अब मैं दूसरी लाइन लिख रहा हूं, बट द रिएक्टेंट must not get adsorbed so strongly on the catalyst। रिएक्टेंट जो वो इतने भी स्ट्रांगली एडजॉर्ब नहीं होनी चाहिए कैटलिस्ट पे कि जिसकी वजह से द other reactant will not get space
ऑन दी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि ये मेरे पास कोई कैटलिस्ट है, ये कह रहा है कि इसका ये सरफेस है, इस सरफेस पर रिएक्टेंट का आना जरूरी है तभी रिएक्शन होगी। लेकिन उसके बाद ये क्या पॉइंट कह रहा है कि वो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होनी चाहिए। रीजनेबली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि ना तो ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट हो कि जो पार्टिकल अगर इस पे इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए तो वो फिर वहां से इम्बोलाइज हो जाएंगे, मींस हम लोग कहेंगे कि उनकी मोबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस पे अट्रैक्ट हो गए। कोई चीज अगर इस सरफेस पे बहुत स्ट्रांगली अगर जुड़ गई है तो जुड़ने के बाद क्या होगा, वो पार्टिकल इजीली से यहां से निकल नहीं पाएंगे, और नहीं निकल पाएंगे तो जो बाकी के रिएक्टेंट को इस पे एड्सॉर्ब होना था इस सरफेस पे, वो इजीली से एड्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो यहां हमने वही लिखा है कि द रिएक्टेंट मस्ट गेट एड्सॉर्ब रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रीजनेबली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होनी चाहिए, एड्सॉर्ब होनी चाहिए, बट द रिएक्टेंट मस्ट नॉट गेट एड्सॉर्ब सो स्ट्रांगली, वो इतने भी स्ट्रांगली नहीं होने चाहिए ऑन द कैटलिस्ट कि क्या हो जाए कि द अदर रिएक्टेंट विल नॉट गेट स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, कि दूसरे रिएक्टेंट की ये जो अगर ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए तो पार्टिकल यहाँ कैटलिस्ट से निकल नहीं पाएंगे और नया स्पेस जनरेट हो नहीं पाएगा। अगर नया स्पेस जनरेट नहीं होगा तो जो बाकी का बचा हुआ रिएक्टेंट है वो एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बोला गया है, यही इसके अंदर जो ये पार्ट मैंने आपको लिखा है, यही पार्ट इस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट में ये बोलते हैं कि जो एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें बोला जाता है कि ग्रुप नंबर 7 से ग्रुप नंबर 5 से ग्रुप नंबर 11 तक के जो मेटल होते हैं, इनके बीच में जो मेटल होते हैं उनको स्ट्रांगली माना गया फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, बट मोर इफेक्टिव मेटल कैटलिस्ट आर ग्रुप 7 to 9। मतलब इतने ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन उन सब कैटलिस्ट के अंदर, इन सब एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे स्ट्रांगली या सबसे ज्यादा एक्टिविटी होगी जिन कैटलिस्ट की, वो कौन से होंगे, ग्रुप नंबर 7 से लेके और कौन से ग्रुप नंबर 9 तक। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो केवल इतनी सी बात कहता है कि एक कैटलिस्ट के पास कितनी एबिलिटी है कि वो रिएक्शन के रेट को कितना इंक्रीज कर सके, रिएक्शन के रेट को कितना एनहेंस कर सके, और रिएक्टेंट्स रीजनेबली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होने चाहिए, एड्सॉर्ब होने चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ना तो ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना ज्यादा वीक होने चाहिए। वीक होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर वो उस पार्ट को नहीं छोड़ के जाएगा, और छोड़ेगा नहीं जब तक तो बाकी के रिएक्टेंट उस पार्ट पे कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब नहीं होंगे, तो रिएक्शन वहीं आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था इंपॉर्टेंट फीचर का, जिसमें हमने बात की किसकी, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सेकेंड पॉइंट, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यहां भी पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू यील्ड द प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। मतलब यहां मैं आपको बता दूं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक एबिलिटी है किसी कैटलिस्ट की क्या करने की, प्रोडक्ट को यील्ड करने की, प्रोडक्ट के अमाउंट को बनाने की डिफरेंट रिएक्शंस पे। ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसी एक ही कैटलिस्ट को अगर किसी डिफरेंट रिएक्शंस पे यूज करोगे तो आपके प्रोडक्ट भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। और सिमिलरली अगर मैं ये कह दूं कि आप एक ही रिएक्शन के ऊपर डिफरेंट कैटलिस्ट अगर यूज करते हो तो भी आपके प्रोडक्ट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। मींस आप एक कैटलिस्ट को अलग अलग रिएक्शन पे यूज कर रहे हो, सेम सबके अंदर कैटलिस्ट क्या है, सेम है, अलग अलग रिएक्शंस है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास A प्लस बी गिव्स क्या दे रहा है, AB। मेरे पास E प्लस F क्या दे रहा है, EF।
और मेरे पास मैं अब कह दूं x प्लस वाई, ये क्या दे रहा है एक्स वाई। इनके अंदर कैटलिस्ट मैं बोल देता हूं सबके अंदर z है, तो Z कैटलिस्ट जो होगा वो सबके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहां देगा, क्योंकि इस कैटलिस्ट का इसके लिए अलग सिलेक्टिव नेचर है, इसके लिए अलग सिलेक्टिव नेचर है, इसके लिए अलग सिलेक्टिव नेचर है। एंड सिमिलरली अगर मान लो आप लोग a प्लस बी गिव्स ए बी, फिर से a प्लस बी गिव्स ए बी, एंड देन अगेन a प्लस बी गिव्स ए बी, इनके लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज कर रहे हो x, y एंड z। अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर सेम रिएक्शन है तो हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। हम लोग कहते हैं कि यहाँ मान लो A1 B1 बन रहा है, यहाँ A2 B2 बन जाएगा, यहाँ A3 B3 बन जाएगा। अभी क्या होना था, हम लोग ये सोचना था कि अगर A और B रिएक्ट करेंगे तो बनना क्या चाहिए, हमेशा A1 B1 बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने कैटलिस्ट को चेंज किया तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया, A2 B2 आ गया। देखो रिएक्टेंट सेम है लेकिन यहाँ क्या बन गया है, A2 B2। यहाँ भी रिएक्टेंट सेम है लेकिन डिफरेंट कैटलिस्ट है, तो बन क्या गया फिर A3 B3। सेम पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि एक कैटलिस्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो रिएक्शन के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके हमें देता है। तो यहां हम लोग लिखते हैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट कि व्हेन a catalyst is used, when a same catalyst, when a same catalyst is used in different reaction, then the product will be different and vice versa, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर आप लोग रिएक्शन को क्या रखोगे, सेम रखोगे, कैटलिस्ट को चेंज करते चले जाओगे तो भी आपके प्रोडक्ट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराता हूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन द गैस फॉर्म प्लस में 3H2 इन द गैस फॉर्म। इसकी रिएक्शन मैंने निकल की प्रेजेंस में कराई तो आपको यहां मिलेगा मीथेन इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस में वाटर H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इसके बाद इसी रिएक्टेंट को CO इन गैस फॉर्म प्लस 3H2 इन गैस फॉर्म, सॉरी 2H2 हम लोग यहाँ ले लेते हैं, इन गैस फॉर्म, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ZnOCr2O3 की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो आपको मिलेगा CH3OH, मिथेनॉल मिलेगा। तो ये एक अलग प्रोडक्ट बना। CO इन द गैस फॉर्म प्लस H2 ले लेते हैं, H2 इन द गैस फॉर्म। इसकी रिएक्शन अगर आप लोग कराते हो, किसकी प्रेजेंस में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं, कोई और कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे ले लें, मान लो कॉपर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको देगा क्या, HCHO, ये आपको फॉर्मल्डिहाइड देगा यहाँ। और आप लोग यहाँ देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब में सेम है लेकिन कैटलिस्ट क्या है, डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो हर एक कैटलिस्ट की अपनी एक सिलेक्टिविटी है, मींस वो ये सिलेक्ट करके चलेगा कि अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर ये कैटलिस्ट को अगर आप लोग इस रिएक्शन में यूज कराओगे तो वो ये प्रोडक्ट देगा, इस कैटलिस्ट को यूज कराओगे तो ये देगा, ये कैटलिस्ट को यूज कराओगे तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन अगर आप लोग निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में करा देते हो तो ये आपको देगा CH3 बॉन्ड CH3। लेकिन इसी की रिएक्शन हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, इसी की रिएक्शन अगर आप लोग किससे करा दो, लिंडलार कैटलिस्ट से, लिंडलार कैटलिस्ट मीन्स आपके पास ये एसिटाइलिन है, इसकी रिएक्शन आपने प्लेटिनम से कराई, हाइड्रोजन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो आपको क्या मिला, इथेन मिला। अगर आप इसी की रिएक्शन लिंडलार कैटलिस्ट से करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन मिलेगा। तो देखो आपने रिएक्टेंट आपके सेम लेकिन कैटलिस्ट आपने क्या लिया, डिफरेंट लिया, तो प्रोडक्ट भी क्या है, डिफरेंट आए। दिस इज कॉल्ड द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, मींस कैटलिस्ट के पास एक सिलेक्टिव नेचर है कि हर एक कैटलिस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेगा, और हर एक सेम रिएक्शन के अंदर आप डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करोगे तो भी आपके प्रोडक्ट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो ये दो पॉइंट थे आपके, पहला था एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और अब सेकंड आपका हो गया क्या, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। अब शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होंगे, दोज केमिकल रिएक्शन which
depend upon the pore structure of catalyst and size of the reactant and product in a chemical reaction. यहां आप लोग कैटालिटिक रिएक्शन लिख सकते हो, दोज कैटालिटिक रिएक्शन, those catalytic reaction which depend upon the pore structure of the catalyst and size of the reactant and product in the chemical reaction. इसके कहने का मतलब क्या है कि ऐसी chemical reactions, ऐसी catalytic reaction जिनके अंदर जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास ये कैटलिस्ट का सरफेस है और इसके अंदर जो साइड्स हैं वो कुछ इस तरीके से स्क्वायर के अंदर हैं ऐसे. अब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट, मेरे पास यहाँ कुछ रिएक्टेंट है, ये ट्रायंगल की शेप में है, ये स्क्वायर की शेप में है, ये पेंटागन की शेप में है, तो इन तीनों रिएक्टेंट में से यहाँ जो रिएक्ट करेगा आके, देखो ये इसके अंदर फिट नहीं हो सकता क्योंकि इसका पोर स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा, ये भी यहाँ फिट नहीं होगा, इसका भी पोर स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये जो रिएक्टेंट है ये इजीली से यहाँ आके क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है. तो केवल यहाँ इसी की रिएक्शन हो पाएगी, बाकी की ये दोनों के दोनों है, इनकी रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. तो ऐसी कैटालिटिक रिएक्शन जो होती है उनके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. मतलब कि इस कैटलिस्ट ने यहाँ इन शेप्स को क्या किया, इनमें से किसी शेप को क्या किया, सिलेक्ट किया, तब जाके रिएक्शन करेगा. अब जियोलाइट्स, अब एक एग्जांपल आता है, जियोलाइट्स आर द गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. अब जियोलाइट कहां यूज होता है इसकी बात करेंगे हम लोग, इसके अंदर पॉइंट लिखते हैं हम लोग, जियोलाइट आर द गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. सेकेंड पॉइंट, दे हैव honeycomb like structure. honeycomb like structure मतलब कैसे, जैसे मधुमक्खी का जो घर होता है, छत्ता होता है, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उस तरीके का इनका शेप होता है. दे हैव honeycomb like structure, इस तरीके से पोर्स होते हैं इनके अंदर. और इसके जो फॉर्मूले होते हैं, ये थर्ड पॉइंट में मैं लिखूंगा, दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स. इसका एग्जांपल क्या होगा, mx/n स्क्वायर ब्रैकेट स्टार AlO2 का होल x SiO2 का होल y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहां आ जाएगा आपका m और इनटू में क्या H2O, वेयर जो n है ये क्या है आपका, वैलेंसी ऑफ आयन या मेटल जो हम लोग यहां पे लेके चलेंगे. उसके बाद जो m है, ये जो m है ये क्या है आपके, ये मेटल आयन है, मेटल आयन लाइक Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, लाइक मेटल, लाइक आयन या लाइक मेटल हम लोग कह देंगे. इसके बाद जो आपके ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, M इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये इसके अंदर कुछ छोटे मोटे पॉइंट है जो इसके बारे में बता रहे हैं. अब जियोलाइट्स के अंदर क्या होता है कि यहां जो सिलिकॉन है, कुछ जो सिलिकॉन एटम है आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम. कुछ सिलिकॉन एटम जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं किससे, एल्यूमिनियम एटम से. अब मैं कुछ बातें इसके अंदर बता देता हूं कि जियोलाइट को जब हम लोग यूज करते हैं, जियोलाइट कैटलिस्ट को जब हम लोग यूज करते हैं, बिफोर यूजिंग ऑफ जियोलाइट catalyst, they are heat in a vacuum to remove वाटर मॉलिक्यूल. अब ये क्या पॉइंट है, देखो
जियोलाइट के अंदर पहले से पोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब इनको यूज किया जाता है तो उससे पहले इनको वैक्यूम के अंदर हीट किया जाता है। उससे क्या हो जाता है कि टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल के चले जाएंगे तो वो कैविटीज वहां छोड़ के चले जाएंगे। कैविटीज का मतलब पोर स्ट्रक्चर वहां छोड़ के चले जाएंगे और उन्हीं पोर स्ट्रक्चर के अंदर कौन आके बैठेंगे, रिएक्टेंट के पार्टिकल आके बैठेंगे। तो यहां लिखा मैंने कि बिफोर यूजिंग द जियोलाइट कैटलिस्ट दे आर हीट इन वैक्यूम टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट कैविटी और पोर स्ट्रक्चर on which the reactant molecule will adsorb according to shape, according to shape। तो जो पोर स्ट्रक्चर जनरेट होगा उन जगह पे आके कौन बैठेंगे, रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब होंगे, अकॉर्डिंग टू शेप वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो ये था आपका जियोलाइट के बारे में। अब जो जियोलाइट है वो कहाँ यूज किया जाता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट जियोलाइट का एग्जांपल आपका हो जाता है ZSM5। ZSM5 जो है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है जियोलाइट का वो क्या हो गया, ZSM5। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलॉइड्स के बारे में, और ये जो पार्ट है आपका ये यहां तक ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एंजाइम कैटलिस्ट की बात जो होती है उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कॉलॉइड की बातें करेंगे, कॉलॉइड को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।